6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का शहर हिरोशिमा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग अपने काम में लगे हुए थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और शहर की जिंदगी रोज की तरह आगे बढ़ रही थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे खौफनाक हथियार इस शहर पर गिरने वाला है। फिर अचानक आसमान में एक विमान दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद एक तेज चमक हुई, इतनी तेज कि लोगों की आंखें चौंधिया गईं। और उसके तुरंत बाद आया ऐसा धमाका जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इमारतें ढह गईं, आग भड़क उठी और हजारों लोग एक ही पल में मौत के मुंह में चले गए। लेकिन यह त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 3 दिन बाद जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। इन 2 हमलों ने सिर्फ 2 शहरों को नहीं बदला, इन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। क्योंकि पहली बार इंसान ने ऐसी ताकत देखी थी जो एक ही पल में पूरे शहर को मिटा सकती थी। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुनते ही एक सवाल उठता है, क्या यह हमला जरूरी था? क्या इससे युद्ध जल्दी खत्म हुआ, या फिर यह इंसानियत पर सबसे क्रूर हमलों में से एक था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिरोशिमा और नागासाकी की पूरी कहानी। 1945 तक दुनिया कई सालों से युद्ध की आग में जल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे जा चुके थे और यूरोप से लेकर एशिया तक कई देश तबाह हो चुके थे। मई 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जापान अब भी लड़ रहा था और प्रशांत महासागर के मोर्चे पर अमेरिका और जापान के बीच संघर्ष बेहद खतरनाक रूप ले चुका था। अमेरिका ने जापान के खिलाफ कई बड़े सैन्य अभियान चलाए थे। एक एक द्वीप पर भयंकर लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं। इवो जिमा और ओकिनावा जैसी लड़ाइयों ने अमेरिका को यह दिखा दिया था कि जापान आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जापानी सेना और कई नागरिक आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार दिख रहे थे। यही वजह थी कि अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल था, जापान को कैसे हराया जाए। अगर जापान की मेनलैंड पर सीधा इन्वेजन किया जाता तो दोनों तरफ बहुत बड़ी संख्या में मौतें हो सकती थीं। युद्ध लंबा खिंच सकता था और नुकसान और भी भयानक हो सकता था। इसी बीच अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार तैयार हो चुका था जो पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने एक बेहद गुप्त परियोजना शुरू की थी जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस परियोजना में वैज्ञानिक, इंजीनियर और मिलिट्री एक्सपर्ट्स मिलकर एक ऐसे बम पर काम कर रहे थे जो परमाणु ऊर्जा की ताकत से चल सके। ये सिर्फ एक नया हथियार नहीं था, ये युद्ध की पूरी परिभाषा बदल देने वाला आविष्कार था। वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम किया। सरल शब्दों में कहें तो परमाणु के भीतर छिपी ऊर्जा को विस्फोट के रूप में बाहर निकालना इस हथियार की बुनियाद थी। जब यह प्रक्रिया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में बदलती है तब बहुत कम समय में इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है कि पूरा इलाका तबाह हो सकता है। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया। इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि साफ हो गया, अब दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। अब अमेरिका के पास सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि असली यूजेबल एटॉमिक वेपन मौजूद था। अगला सवाल था, इस हथियार का इस्तेमाल कहाँ किया जाए? अमेरिका ने जापान के कई शहरों का अध्ययन किया। ऐसा टारगेट चुना गया जहां मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी हो और बम के असर को साफ तौर पर देखा भी जा सके। हिरोशिमा एक महत्वपूर्ण शहर था। वो सैन्य गतिविधियों, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिहाज से अहम माना जाता था। इसके अलावा शहर का लेआउट ऐसा था कि वहां बम के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता था। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कई शहर पहले की फायर बॉम्बिंग से उतने नष्ट नहीं हुए थे, इसलिए एटॉमिक बॉम्ब के असली असर को मापने के लिए ऐसे शहर चुने गए जो अपेक्षाकृत इंटैक्ट थे। यानी टारगेट सिलेक्शन में मिलिट्री लॉजिक भी था और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी B-29 बॉम्बर इनोला गे जापान की ओर उड़ रहा था। उसके साथ था
परमाणु बम लिटिल बॉय। सुबह लगभग 8 बजे के बाद बम हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया। कुछ ही क्षणों में एक अंधाधुंध चमक हुई। उसके साथ ऐसी गर्मी पैदा हुई कि आसपास की चीजें पल भर में जलने लगी। फिर एक शक्तिशाली ब्लास्ट वेव निकली जिसने इमारतों को ध्वस्त कर दिया। हजारों लोग उसी क्षण मारे गए। जो केंद्र के सबसे पास थे उनके बचने की संभावना लगभग नहीं थी। बहुत से लोग गंभीर रूप से जल गए। कई लोग मलबे के नीचे दब गए। आग ने पूरे शहर को घेर लिया। उस दिन हिरोशिमा में जो हुआ उसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना आसान नहीं है। एक ही बम ने शहर को ऐसे नष्ट किया जैसे किसी ने पूरी सिविलाइजेशन पर एक साथ हमला कर दिया हो। सड़कों पर चीखें थी, इमारतें धुएं में बदल रही थी, घायल लोग पानी की तलाश में भटक रहे थे और जिन लोगों ने ब्लास्ट सरवाइव किया वे भी रेडिएशन के असर से बच नहीं पाए। हिरोशिमा की त्रासदी सिर्फ विस्फोट तक सीमित नहीं थी। यही परमाणु हथियारों को सबसे भयावह बनाता है। सामान्य बम ब्लास्ट और आग से नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब रेडिएशन भी फैलाता है। यानी जो लोग तुरंत नहीं मरे वे बाद में भी गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते थे। कई लोगों को नौजिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, वीकनेस और तेज बुखार जैसी समस्याएं हुई। बहुत से लोगों के बाल झड़ने लगे। कई लोग दिनों, हफ्तों और महीनों बाद मरते गए। लंबे समय में कैंसर, जेनेटिक डैमेज और कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आईं। यानी हिरोशिमा में मौत सिर्फ उस सुबह नहीं आई थी, वो महीनों और सालों तक लोगों का पीछा करती रही। जब दुनिया अभी हिरोशिमा की तबाही को समझने की कोशिश ही कर रही थी, तब 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु हमला हुआ। इस बार टारगेट था नागासाकी। बम का नाम था फैक्टमैन। नागासाकी का भूगोल हिरोशिमा से अलग था। वहां पहाड़ियां और भौगोलिक रुकावटें थीं, इसलिए ब्लास्ट पैटर्न कुछ अलग था। फिर भी विनाश बेहद भयानक था। एक बार फिर तेज चमक, प्रचंड विस्फोट, आग और मास डिस्ट्रक्शन ने शहर को हिला दिया। हजारों लोग मारे गए, कई घायल हुए और रेडिएशन ने बाद में भी अपना असर दिखाया। अब जापान पर साफ हो चुका था कि अमेरिका के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल एटॉमिक वेपन्स हैं। ये सैन्य और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह का दबाव था। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान के सामने स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। एक तरफ ये परमाणु हमले थे, दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भी जापान के खिलाफ युद्ध में प्रवेश कर लिया था। अब जापान के लिए लड़ाई जारी रखना और भी मुश्किल हो गया था। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने सरेंडर की घोषणा की। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत लगभग तय हो गया। कई लोगों का मानना है कि एटॉमिक बॉम्बिंग्स ने जापान को झुकने पर मजबूर कर दिया। दूसरों का कहना है कि सोवियत एंट्री भी उतनी ही बड़ी वजह थी। शायद सच इन दोनों फैक्टर्स के मिश्रण में छिपा है, लेकिन यह तय है कि हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों ने जापान के सामने एक ऐसी भयावह रियलिटी रख दी जिसे अनदेखा करना असंभव था। यही वो सवाल है जिस पर आज तक बहस होती है। एक पक्ष कहता है कि अगर एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो जापान पर ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ता। उस इन्वेजन में लाखों सैनिक और नागरिक मारे जा सकते थे, इसलिए बम ने युद्ध जल्दी खत्म किया और अंततः अधिक जानें बचाईं। दूसरा पक्ष कहता है कि ये तर्क आम नागरिकों पर किए गए विनाशकारी हमले को सही नहीं ठहरा सकता। हिरोशिमा और नागासाकी में सबसे ज्यादा नुकसान सिविलियंस ने झेला। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इन सब ने एक ऐसे फैसले की कीमत चुकाई जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी के नाम पर लिया गया था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जापान पहले से ही कमजोर स्थिति में था और शायद सरेंडर के दूसरे रास्ते भी संभव थे। दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस समय के लीडर्स के पास जो जानकारी थी उसके आधार पर उन्होंने वही फैसला लिया जो उन्हें युद्ध समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी लगा। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ मिलिट्री नहीं, मॉरल और ह्यूमन क्वेश्चन भी है। हिरोशिमा और नागासाकी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ सिर्फ शहर नष्ट नहीं हुए थे, इंसानी जिंदगियां टूट गई थीं। कई परिवार एक ही दिन में खत्म हो गए। कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए।
कई माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया। जो लोग बच गए वे भी शारीरिक और मानसिक आघात से कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ सके। जापान में बचे हुए लोगों को हिबाकुशा कहा गया। इन लोगों ने सिर्फ अटैक सरवाइव नहीं किया, बल्कि उसके बाद की पूरी जिंदगी भी उस दर्द के साथ जी। कई लोगों को समाज में भेदभाव का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि रेडिएशन के प्रभाव को लेकर डर और गलतफहमियां थीं। यानी एटॉमिक बॉम्बिंग का असर बैटलफील्ड से कहीं आगे तक गया। उसने समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक घाव छोड़े। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया ने समझ लिया कि फ्यूचर वॉर्स अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब किसी एक देश के पास ऐसी ताकत हो सकती थी जो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों की जान ले सके। अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों ने और भी शक्तिशाली न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया कई बार इस डर में जीती रही कि कहीं न्यूक्लियर वॉर न छिड़ जाए। हिरोशिमा और नागासाकी इसीलिए सिर्फ अतीत की घटनाएं नहीं हैं, वे आज भी रेलेवेंट हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल होती जाती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी इंसान पर आ जाती है। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ दो बमों की कहानी नहीं है। ये कहानी है विज्ञान की ताकत की, युद्ध की क्रूरता की, पॉलिटिकल डिसीजंस की और सबसे बढ़कर इंसानी दर्द की। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो हुआ, उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इन हमलों ने युद्ध खत्म करने में भूमिका निभाई या नहीं, इस पर बहस जारी रह सकती है, लेकिन इस बात पर बहस नहीं हो सकती कि उस दिन इंसानियत ने अपनी ही बनाई हुई शक्ति का सबसे भयावह चेहरा देखा था। आज जब भी दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स की बात करती है, हिरोशिमा और नागासाकी का नाम फिर सामने आ जाता है, क्योंकि ये दो शहर सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे भूलना पूरी मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप ऐसी ही हिस्ट्री, वॉर और जियोपॉलिटिक्स की डीप हिंदी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें